आज हम गौर वंश के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो गौर वंश को जानने से पहले गजनी और गौर के संबंध के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को जानेंगे नहीं, जब तक हम इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे और हमको ये समझ में नहीं आएगा कि गजनी के बाद गौर वंश अचानक कैसे आ गया। तो पहले हम समझ लेते हैं, थोड़ी चीज़ें बस समझने के लिए हैं, जरा इधर ध्यान देंगे। हमने बात करी थी गजनी वंश के बारे में कि गजनी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो चुकी थी 1030 ईस्वी में। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद गजनी में उत्तराधिकारी का एक युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें अंत में जाकर बहराम शाह विजयी हुए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गौर वंश में सैफुद्दीन मोहम्मद एक शासक के रूप में थे। सैफुद्दीन मोहम्मद और बहराम शाह का एक युद्ध हुआ, जिसमें बहराम शाह की हार हुई और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। बहराम शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र खुसरो मलिक गद्दी पर बैठे। अगर हम इधर देखें तो सैफुद्दीन मोहम्मद के बाद उनके पुत्र शिहाबुद्दीन गद्दी पर बैठे। शिहाबुद्दीन और खुसरो मलिक का एक युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो मलिक पराजित हुए और पूरे गजनी साम्राज्य को गौर साम्राज्य में मिला लिया गया। शिहाबुद्दीन ने खुसरो मलिक को पहले बंदी बनाकर रखा, फिर कुछ समय बाद उसकी हत्या करवा दी गई। अब शिहाबुद्दीन कौन थे? इन्हीं को आप लोग मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, और जब ये गद्दी पर बैठे तब इन्होंने अपना नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी रखा। तो इस तरीके से गौर वंश की शुरुआत हुई और शिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर वंश की गद्दी पर बैठे। अब हम इनके बारे में कुछ और तथ्य पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोहम्मद गौरी के समय भारत की स्थिति क्या थी, यह जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस समय मोहम्मद गौरी अपने विजित क्षेत्रों को शासन कर रहा था या अपने साम्राज्य का प्रसार कर रहा था, उस समय भारत में कौन कौन से वंश शासन कर रहे थे, क्योंकि आगे चलकर इन्हीं वंशों के साथ मोहम्मद गौरी का युद्ध होने वाला था। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि गुजरात और काठियावाड़ में मूल राज द्वितीय का शासन था, जो चालुक्य वंश से संबंधित है। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि जब 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, तो उस समय वहां का शासक कौन था? वहां का शासक था भीम फर्स्ट। फिर मैंने उसकी आपसे राजधानी पूछी थी, तो राजधानी थी अनिलवाड़ा, जो काठियावाड़ की राजधानी है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो दिल्ली और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का शासन है। इनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। कई परीक्षाओं में मैंने देखा है कि प्रश्न पूछ लिया गया है कि राय पिथौरा के नाम से किस शासक को जाना जाता है। ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान सेकंड, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो आप अब ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से राय पिथौरा को या राय पिथौरा के नाम से पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है। अब कुछ आपके मन में ये भी संशय होगा कि पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट हैं, सेकंड हैं, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चौहान वंश से संबंधित हैं ये। इसके अलावा दूसरी तरफ हम देखते हैं तो कन्नौज है। कन्नौज में जयचंद का शासन था, जो गढ़वाल वंश से संबंधित है। अब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच एक कट्टर दुश्मनी थी। दुश्मनी का कारण था जयचंद की पुत्री, जिसके साथ पृथ्वीराज चौहान ने बलपूर्वक विवाह कर लिया था। आगे हम देखें तो बंगाल में है। बंगाल में पाल और सेन वंश का शासन है। अब हम देखेंगे मोहम्मद गौरी के युद्धों से संबंधित कुछ तथ्य। अब हम पढ़ेंगे गौरी के आक्रमणों के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया गया। ये मुल्तान पर किया गया और इस समय यहाँ पर कर्माथियों का शासन था। इसके अलावा फिर अगला जो करा गया वो 1178-79 ईस्वी में किया गया। ये काठियावाड़ पर किया गया और यहाँ का शासक भीम सेकंड था। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, जो
पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध किया गया। तराइन का दूसरा युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध किया गया, जो 1192 में किया गया। अगला युद्ध 1194 में किया गया, या अगला आक्रमण हम कहेंगे 1194 में किया गया, जो चंदावर में किया गया और जयचंद के विरुद्ध किया गया। अब हम इनको एक एक बार थोड़ा विस्तृत रूप से देख लेते हैं। जैसे कि हम कहेंगे 1175 ईस्वी में मुल्तान में करमाथियों के खिलाफ मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण किया। तो यहाँ से परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी का प्रथम अभियान या प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो आपका उत्तर होगा मुल्तान या करमाथियों। अगला हम देखें तो 1178-79 ईस्वी में काठियावाड़ और भीम सेकंड आप देख रहे हैं। यहाँ से पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले या भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजय का सामना किसके द्वारा करना पड़ा या पराजय का मुंह किसके द्वारा देखना पड़ा, तो वहां पर आपके शासक का नाम आएगा भीम सेकंड। गलती से भी आप पृथ्वीराज चौहान नहीं लिखिएगा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से पहले ही भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। इसके बाद हम देखेंगे 1191 और 1192 दोनों तराइन के पहले और द्वितीय युद्ध हैं। दोनों ही पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़े गए हैं। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे, जबकि दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा है। आगे 1194 में एक और युद्ध हुआ, जिसको हम चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये जयचंद के विरुद्ध किया गया। बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कभी कभी अगर वो ये पूछ लेता है कि जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच निम्न में से कौन सा युद्ध लड़ा गया, तो आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि चंदावर का चंद और जयचंद का चंद दोनों समान है। तो इस हिसाब से आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। इसके बाद अगर हम देखें तो 1202 यहाँ स्टार लग रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 1202 ईस्वी में बिहार में इंदुमन भीरू का शासन था और कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था, इसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। जैसे ही उसने बिहार पर आक्रमण किया तो इंदुमन भीरू वहां से भाग गए और बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला तथा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। यहां से परीक्षा में पूछ लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसके द्वारा ध्वस्त किया गया, तो आपका आंसर होगा बख्तियार खिलजी। या ये पूछ लिया जाता है किस सन में किया गया, तो आपका उत्तर होगा 1202। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। बताया ये जाता है कि वो अपने एक शिविर में थे और नमाज पढ़ रहे थे। अचानक फिर कुछ हत्यारे उनके शिविर में घुस गए तथा उनकी हत्या कर दी। अब हम जानेंगे उन बिंदुओं के बारे में जहां से परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जैसे कि पहला है 56 ग्रेन दिल्ली वाला सिक्का। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली वाला नामक एक सिक्का जारी किया था, जिसका वजन 56 ग्रेन का होता था। तो यदि परीक्षा में आपसे ये पूछ ले कि दिल्ली वाला नामक सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया, तो आपका आंसर होगा मोहम्मद गौरी। दूसरा देखें तो हसन निजामी, ये एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं। इन्होंने ये बताया था कि पृथ्वीराज चौहान का जब तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ सामना हुआ और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए, तो उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने कुछ समय के लिए मोहम्मद गौरी की दास्ता को स्वीकार कर लिया था और उस समय के जो सिक्के जारी किए गए हैं पृथ्वीराज चौहान के, उनके दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा पाया गया है, जो कि मोहम्मद गौरी का नाम है। तीसरा हम देखेंगे तो खोकर जाति, यानी कि जो मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान था वो पंजाब की खोकर जाति के विरुद्ध था। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछ ले कि मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था, तो वो खोकर जाति के विरुद्ध था, जो पंजाब की है। आगे हम देखेंगे तो लक्ष्मी नंदी चित्रित सिक्के पाए गए हैं। तो मोहम्मद गौरी ने कुछ ऐसे सिक्के भी ढलवाए जिन पे लक्ष्मी तथा नंदी का चित्रण किया गया या अंकित किया गया। आगे विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, ये एक किताब का नाम है, ये उसके राइटर हैं विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा ने किताब लिखी थी, इसका नाम है पंचतंत्र। और बहराम शाह, जो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, उन्हीं के शासनकाल में इसका फारसी में अनुवाद कराया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसी के साथ मोहम्मद गौरी का आज जो हमारा चैप्टर है वो पूरा हुआ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।